जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएससी ट्रिकी क्लासेस पे। आज हम लोग दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को डिस्कस करेंगे जो बार बार सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास का लाभ उठा सकें। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर किया करें और किसी भी टॉपिक में या किसी भी प्रश्न में आपको डाउट होगा तो आप लोग कमेंट अवश्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आंसर करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली। अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत का विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली रिज से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर तक लगभग 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो अरावली पर्वत जो है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, याद रखना है। और आपको याद रखना है अरावली रेसिडुअल माउंटेन है। किस प्रकार का ये पर्वत है? तो रेसिडुअल माउंटेन है। ठीक है, यानी अवशिष्ट पर्वत है। तो याद रखना है रेसिडुअल पर्वत है। अरावली सबसे प्राचीनतम रेसिडुअल पर्वत है, याद रखना है। और आपको ये भी चीज़ याद रखना है कि राजस्थान में है अरावली पर्वत। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलती है, आप याद रखिएगा। तो लूनी नदी जो है राजस्थान में बहती है और लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलती है, आप याद रखिएगा। ठीक है, और आपको याद रखना है कि अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो याद रखना है अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। ठीक है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जो माउंट आबू पर स्थित है, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि आपका राजस्थान में है। और आपको याद रखना है कि अरावली पर्वत श्रेणी जो है या अरावली पर्वत जो है अवशिष्ट पर्वत रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सके। अगला सवाल, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सिस्टम्स ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट? तो आप सभी जानते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है सबसे पुरानी है। तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली जो कि राजस्थान में है। अरावली पर्वत रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है, याद रखना है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है सतपुरा पहाड़ी के बारे में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सतपुरा पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है इसका नाम क्या है? अगर पता है तो बताइए। सतपुरा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? सतपुरा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का नाम है धूपगढ़। याद रखना है कि सतपुरा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का नाम है धूपगढ़। धूपगढ़ सतपुरा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। सतपुरा पहाड़ी का विस्तार गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा से लेकर, मतलब गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ एवं छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या बनेगा कि सतपुरा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो सतपुरा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ी है जो महादेव पर्वत पर स्थित है। ठीक है, और मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक, आप याद रखिएगा। और सतपुरा पहाड़ी जो है ब्लॉक पर्वत है। किस प्रकार का पर्वत है? सतपुरा पहाड़ी जो है ब्लॉक माउंटेन है, याद रखना है। सतपुरा पहाड़ी जो है ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। सतपुरा पहाड़ी ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। और सतपुरा पर्वत का निर्माण याद रखना है किससे हुआ है? तो ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है सतपुरा पहाड़ी। ठीक है, तो याद रखना है ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित। ठीक है, तो याद रखना है सतपुरा पर्वत ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से बना है। सतपुरा पर्वत ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए नीलगिरी। नीलगिरी से क्या सवाल बनता है?
तो आप जानते हैं कि नीलगिरी जो है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है, याद रखना है, नीलगिरी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है, ठीक है, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है नीलगिरी। और भी बहुत सारी पर्वत है जो कि केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है, जैसे नीलगिरी हो गया, कार्डमम पहाड़ी हो गया, कार्डमम पहाड़ी जो है वो भी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है, नीलगिरी पहाड़ी जो है ये भी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है, तमिलनाडु में ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा हिस्सा तमिलनाडु में है। तो याद रखना है कि नीलगिरी पहाड़ी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो बता दीजिए नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, याद रखना है, डोडा बेटा नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, याद रखना है। और आपको एक चीज पता होगा, ऊटी, ऊटी कहाँ पे है? ऊटी, ऊटी पर्यटन स्थल है, ऊटी का दूसरा नाम है उडगमंडलम। तो अगर पूछता है उडगमंगलम, उडगमंगलम या ऊटी कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में आप जानते हैं। अगर राज्य पूछेगा उडगमंडलम या ऊटी कहाँ पे है, तो याद रखना है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है ऊटी या उडगमंगलम। लेकिन ऐसे पूछता है कि किस पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है, तो याद रखना है उडगमंडलम या ऊटी नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। समझ में आया? याद रखना है उडगमंडलम या ऊटी नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो यहां से आपका आंसर क्या होगा? तो याद रखना है कि सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, यहाँ पे अरावली पर्वत है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत, और अरावली पर्वत जो है रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। अगला सवाल, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? तो आप जानते हैं कि भारत में प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो अरावली है, तो अरावली आंसर होगा। बाकी ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आपसे सतपुरा के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सतपुरा की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, मैकॉल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, सतपुरा एक ब्लॉक पर्वत है और सतपुरा पर्वत का निर्माण ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिए, पश्चिमी घाट, इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न घाट, यहां से सवाल पूछता है पश्चिमी घाट से। तो आपको याद रखना है पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। तो याद रखना है पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है। तो पहला सवाल ये, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। और आपको याद रखना है कि पश्चिमी घाट का औसत ऊंचाई जो है लगभग 900 से 1600 मीटर तक है, 900 से 1600 मीटर तक है इसका औसत ऊंचाई, ठीक है। और पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। पश्चिमी घाट की कुछ प्रमुख चोटियां हैं, महाबलेश्वर, कालसुबाय, याद रखना है महाबलेश्वर और कालसुबाय पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण चोटियां हैं, ठीक है। आया सवाल समझ में? इसके अलावा आपको याद रखना है, यहां से सवाल क्या क्या बनेगा पश्चिमी घाट से, कि पश्चिमी घाट में कुछ दर्रा है, प्रायद्वीपीय भारत का कुछ दर्रा है जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। जैसे थाल घाट दर्रा, तो थाल घाट दर्रा कहाँ पे है और किसे जोड़ता है? थाल घाट दर्रा, ठीक है। तो थाल घाट दर्रा याद रखना है, मुंबई और नासिक को जोड़ता है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ठीक है। थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, याद रखिएगा। भोर घाट दर्रा भी पूछता है, भोर घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा किसे जोड़ता है? तो मुंबई और पुणे को जोड़ता है, ठीक है, मुंबई और पुणे को जोड़ता है भोर घाट दर्रा, याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा पूछ सकता है एक पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा किसे जोड़ता है? तो पाल घाट दर्रा आपको याद रखना है कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है, पलक्कड़ और कोयम्बटूर को जोड़ता है, ठीक है। अगर जगह का नाम देगा तो लिखेगा पलक्कड़ और कोयम्बटूर को जोड़ता है कौन सा दर्रा? तो पालघाट दर्रा। या फिर देगा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है? तो पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित है, ठीक है। बाकी ऑप्शन देखते हैं।
इसके अलावा अरावली, अरावली आप जानते हैं कहाँ पे है, राजस्थान में है अरावली पर्वत, याद रखना है। और नीलगिरी के बारे में आप जानते हैं, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, दोदा बेटा है, याद रखना है। और नीलगिरी पर्वत पर उडगमंडलम और ऊटी जो है स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। और नीलगिरी पर्वत से याद रखना है, नीलगिरी पर्वत केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। नीलगिरी पर्वत का अधिकांश हिस्सा तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। और हिमालय पर्वत के बारे में आप जानते हैं कि आज जहाँ पर हिमालय पर्वत है वहाँ पर बहुत पहले तिथिस नाम का सागर हुआ करता था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कहा जाता है कि हिमालय का जो उत्पत्ति हुआ है वो आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिका या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पे हुआ है। हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पे हुआ है, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पर क्या हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ है। और हिमालय का जहाँ पे निर्माण हुआ है वहाँ पे पहले तेथिस नामक सागर हुआ करता था, याद रखिएगा। और आप सभी को पता होगा कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। तो याद रखना है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। कहाँ पे है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है, याद रखेंगे, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट किसका भाग है, तो माउंट एवरेस्ट हिमाद्री या फिर सर्वोच्च हिमालय का भाग है, याद रखना है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है हिमालय का, याद रखेंगे। तो अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है, तो आपका आंसर क्या होगा, अरावली। अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। अगला सवाल, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, आपको बताना है द आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप इज लोकेटेड एट, लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है, ठीक है। अच्छा सवाल है और बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं, ठीक है। लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम भारत में, ठीक है। तो याद रखिएगा लक्षद्वीप टापू, ठीक है, कहाँ पे स्थित है, तो दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है लक्षद्वीप टापू, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि लक्षद्वीप टापू, लक्षद्वीप जो है दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है, ठीक है। और लक्षद्वीप में टोटल कितना द्वीप है, तो आपको ये भी याद रखना है कुल 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं, तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप जो है कुल 36 द्वीप से मिलकर बना है, ठीक है। तो लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और इनमें से केवल 10 द्वीप ही हैं जहाँ पे आबादी रहता है, बाकी द्वीप पे आबादी नहीं रहता है। तो लक्षद्वीप कुल 36 द्वीपों से मिलकर बना है और लक्षद्वीप जो है प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है, ठीक है। अगला सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है, वेयर इज लक्षद्वीप लोकेटेड, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, आंसर करेंगे लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो आप देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा है। तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, याद रखिएगा लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है, याद आ रहा है, याद रखना है कि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है, यानी लक्षद्वीप 36 द्वीपों से मिलकर बना है। लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है जो कि अरब सागर में स्थित है, याद रहेगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल देख लेते हैं। यहां पे जो आंसर दिखाया है गलत लिखा हुआ है, शांत महासागर, ठीक है। याद रखना है लक्षद्वीप कहां पे है, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, आपको बताना है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप से रिलेटेड कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए, इज ऑफ कोरल ओरिजिन, प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित है, यानी प्रवाल द्वारा निर्मित है लक्षद्वीप समूह। ऑप्शन नंबर बी, इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, ज्वालामुखी उत्पत्ति का है। ऑप्शन नंबर सी, मृदा निक्षेप का है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यानी लक्षद्वीप द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जो है वो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है लक्षद्वीप के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीपों द्वारा निर्मित है, प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल, हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, आंसर करेंगे लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। तो आप सभी जानते हैं कि लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं, आपको याद रखना है लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट द्वीप बताते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे आपसे पूछ सकता है श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में,
आप जानते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे है, तो बता दीजिए श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे है। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है, ये भी आप बता सकते हैं। तो याद रखना है श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में, कहाँ है, श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में है। और आप जानते हैं कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा द्वीप में है। तो अगर एग्जाम में सवाल पूछेगा भारत का एकमात्र ऐसा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो किसी द्वीप पर स्थित है, तो याद रखना है सतीश धवन स्पेस सेंटर। आया समझ में, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा द्वीप में है आंध्र प्रदेश पर, यानी भारत का एकमात्र स्पेस सेंटर जो कि किसी द्वीप पर स्थित है। नाम क्या है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि श्रीहरिकोटा पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। और आप जानते हैं कि पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, याद होगा आपको, ये भी याद रखना है। तो आंध्र प्रदेश के तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप है। श्रीहरिकोटा द्वीप भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहाँ पर स्थित है। ठीक है, और ये भी लिख लीजिए अगर लिखना है तो पुलिकट लेक के बारे में, कि पुलिकट झील कहाँ पे है, पूछा जाता है सवाल, पुलिकट लेक। ठीक है, तो याद रखना है कि श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वो पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। तो पुलिकट लेक कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। ठीक है, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु लिख देते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है पुलिकट लेक। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट लेक है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है, तो थोड़ा सा और देखिएगा, आपसे पूछ सकता है पंबन द्वीप के बारे में भी सवाल पूछा जाता है कि पंबन द्वीप कहाँ पे है। ठीक है, तो पंबन द्वीप कहाँ पे है, आप आंसर कीजिएगा पंबन द्वीप कहाँ पे है। तो याद रखना है कि पंबन द्वीप आदम ब्रिज या राम सेतु का ही भाग है तथा भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो अगर पूछा पंबन द्वीप कहाँ पे है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है, यानी राम सेतु का जो भाग है इसी में है। तो याद रखना है भारत और श्रीलंका के बीच में है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप पर क्या स्थित है, रामेश्वरम शहर आप जानते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा कि रामेश्वरम किस द्वीप पर स्थित है, रामेश्वरम। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि रामेश्वरम किस द्वीप पर स्थित है, तो याद रखना है रामेश्वरम स्थित है पंबन द्वीप पर। आ रहा है समझ में, तो आपसे पूछेगा रामेश्वरम कहाँ है, तमिलनाडु में आप जानते हैं। तो आपसे पूछेगा रामेश्वरम किस द्वीप पर स्थित है, तो रामेश्वरम पंबन द्वीप पर स्थित है। ठीक, और पंबन द्वीप कहाँ स्थित है, किस खाड़ी में स्थित है, तो पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो एक क्वेश्चन से देख रही किस तरह का सवाल बनता है। तो आपसे पूछेगा अगर कि रामेश्वरम शहर कहाँ पे है, तो आप जानते हैं तमिलनाडु में है। फिर पूछेगा रामेश्वरम किस द्वीप पर स्थित है, तो पंबन द्वीप पर स्थित है। पंबन द्वीप कहाँ पे है, मन्नार की खाड़ी में है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। तो याद रखना है पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है और भारत और श्रीलंका के बीच में है पंबन द्वीप, याद रखना है। और पंबन द्वीप का संबंध आदम ब्रिज या राम सेतु से है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है अब्दुल कलाम द्वीप। तो अब्दुल कलाम द्वीप या फिर इसका पुराना नाम है व्हीलर द्वीप, तो कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, अब्दुल कलाम द्वीप या फिर व्हीलर द्वीप आपसे पूछे तो आपको याद रखना है अब्दुल कलाम द्वीप या फिर इसका नाम है व्हीलर द्वीप। अब ये है कहाँ पे, आप कमेंट करेंगे व्हीलर द्वीप है कहाँ पे, किस राज्य में है व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप। तो याद रखना है व्हीलर द्वीप जो है उड़ीसा में है। कहाँ पे है, तो व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पे है, उड़ीसा में है, याद रखना है। उड़ीसा के सागर तट से थोड़ी दूर भुवनेश्वर में है, यानी याद रखना है उड़ीसा में है। ठीक है, तो अब्दुल कलाम द्वीप का नाम क्या है, व्हीलर द्वीप है। ठीक है, पुराना नाम है व्हीलर द्वीप। तो याद रखना है पुराना नाम व्हीलर द्वीप जो है पुराना नाम था, अभी जो है नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप और ये उड़ीसा में है, याद रखना है। और ये प्रक्षेपण बोल सकते हैं प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में उपयोगी है, याद रखना है। इसके अलावा माजुली द्वीप भी पूछता है एग्जाम में, आप जानते होंगे। तो आपसे पूछेगा अगर माजुली द्वीप, तो माजुली द्वीप के बारे में क्या सवाल पूछता है जनरली कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो माजुली द्वीप याद रखना है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप। और माजुली द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो आप जानते होंगे, तो आंसर कीजिएगा असम में। तो याद रखना आसाम में है माजुली द्वीप,
आसाम में है माजुली द्वीप, और माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य बसा हुआ है। तो याद रखना है, माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बसा हुआ है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इतना सवाल यहां से आप याद रखिए द्वीप से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। तो क्लास को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए आप लोग। याद रखिएगा लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, कौरी क्रीक इज लोकेटेड। कौरी क्रीक स्थित है, आपको बताना है कौरी क्रीक जो है कहां स्थित है। तो फटाफट आंसर करें, कौरी क्रीक कहां स्थित है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे सही भी आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो कौरी क्रीक याद रखना है कच्छ के रन में है। कहां पे है? कच्छ के रन में है कौरी क्रीक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर होगा। कौरी क्रीक जो है कच्छ की रन में स्थित है। आप जानते हैं कि कच्छ की जो खाड़ी है वो कच्छ और काठियावाड़ प्रदेश को अलग करता है। याद रखिएगा, कच्छ की खाड़ी किसे अलग करती है? तो कच्छ और काठियावाड़ प्रदेश को अलग करती है। खंभात की खाड़ी किसे अलग करती है? तो खंभात की खाड़ी जो है वो काठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात की मुख्य भूमि से अलग करती है। तो पूछता है कभी कभी कि खंभात की खाड़ी किसे अलग करती है, तो इसको लिख लीजिएगा। आपसे पूछ सकता है कि खंभात की खाड़ी, ठीक है, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, ठीक है, खंभात की खाड़ी अलग करती है। तो किसे अलग करती है आप बता सकते हैं? खंभात की खाड़ी अलग करती है, तो किसको अलग करती है खंभात की खाड़ी? तो आप सभी को याद रखना है कि खंभात की खाड़ी काठियावाड़ प्रदेश, ठीक है, काठियावाड़ प्रायद्वीप को किससे अलग करती है? काठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात की मुख्य भूमि से अलग करती है। ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिएगा, पूछ सकता है। काठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात के मुख्य भूमि से, ठीक है, मुख्य भूमि से अलग करती है। तो खंभात की खाड़ी काठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात के मुख्य भूमि से अलग करती है, याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे आपको बता रहे हैं, लिखिएगा। आपसे पूछता है वेलिंगटन द्वीप कहाँ पे है, तो आंसर कीजिएगा वेलिंगटन द्वीप कहाँ पे है, क्योंकि ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार पूछता है। वेलिंगटन द्वीप कहाँ पे है, याद आया? तो आंसर कीजिएगा वेलिंगटन द्वीप कहाँ पे है। तो याद रखना है वेलिंगटन द्वीप केरल में है। कहाँ पे है? तो याद रखना है वेलिंगटन द्वीप केरल में। समझ में आया? तो वेलिंगटन द्वीप कहाँ पे है, तो याद रखना है कि वेलिंगटन द्वीप जो है ये केरल में है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछेगा भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है, भारत का शीत मरुस्थल, ठीक है, भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है, याद है? भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो आप सभी को याद रखना है कि भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लद्दाख को भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए हम थोड़ा बता दे रहे इधर, इसको लिख लीजिएगा। भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा गया है? तो याद रखना है कि लद्दाख को भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है। वेलिंगटन द्वीप कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, याद रखना है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? बताएं, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ठीक है, तो याद रखना है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नाई मुदी। ठीक है, अन्नाई मुडी। तो आप इस सवाल को भी याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम क्या है? अन्नाई मुडी। ठीक है, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अन्नाई मुडी। तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मुडी, याद रहेगा। और अगर पूछता है पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी, तो आंसर क्या होगा बताइएगा? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत पूछता है ये सब सवाल। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आप अच्छे से लिखेंगे, अगर नहीं याद है तो। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। तो याद रखना है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। ठीक है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये चीज याद रखिएगा। और महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई। इसको भी आप याद रखिएगा, पूछा गया सवाल जितना है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कालसूबाई। ठीक है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है कालसूबाई। ठीक है, तो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है कालसूबाई, याद रखना है।
चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं, उम्मीद करेंगे समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो सवाल पूछा था, कौरी क्रीक कहाँ स्थित है, तो याद रखना है कौरी क्रीक जो है कच्छ के रन में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल, सर क्रिक विवाद किन दो देशों के बीच है। सर क्रिक विवाद जो है किन दो देशों के बीच है, आपको बताना है। सर क्रिक डिस्प्यूट इज बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो आप सभी जानते होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सर क्रिक विवाद है। ठीक है, तो अगर पूछता है कि सर क्रिक विवाद किसके किसके बीच में, कौन दो देशों के बीच में है, तो याद रखना है कि सर क्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, याद रहेगा। और बहुत सारा सवाल पूछता है यहाँ से सवाल आपका, तो पहले तो याद रखना है कि सर क्रिक विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक, रेडक्लिफ लाइन आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ लाइन है, इसको भी आपको याद रखना है। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, अगर पूछता है भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। ठीक है, और डुरंड रेखा पूछेगा तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है डुरंड रेखा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है डुरंड लाइन। तो अगर पूछता है डुरंड लाइन तो याद रखिएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है डुरंड लाइन। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछ सकता है, पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा भारतीय राज्य जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा भारतीय राज्य बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 5 क्षेत्र है। एक तो जम्मू कश्मीर बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है लद्दाख। लद्दाख जो है ये भी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, अभी अलग हो गया है। तो पाकिस्तान याद रखिएगा, पाकिस्तान के साथ 5 क्षेत्र जो है वो बॉर्डर शेयर करता है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो अगर सवाल पूछता है कि पाकिस्तान के साथ कितने भारतीय राज्य या क्षेत्र बॉर्डर शेयर करते हैं, तो याद रखना है पाकिस्तान के साथ कुल 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश बॉर्डर शेयर करते हैं। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है एग्जाम में। और अगर आपसे पूछे अगला ऑप्शन जैसे कि है अफगानिस्तान, तो भारत का कितना राज्य अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो आप आंसर करेंगे अफगानिस्तान के साथ केवल एक राज्य बॉर्डर शेयर करता है, मतलब केवल एक यूनियन टेरिटरी है जो बॉर्डर शेयर करता है, केवल एकमात्र लद्दाख। ठीक है, या एकमात्र याद रखना है लद्दाख जो है बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा अफगानिस्तान के साथ कौन सा बॉर्डर शेयर करता है, एकमात्र लद्दाख शेयर करता है बाउंड्री। ठीक है, पहले जो था पहले का डाटा नहीं है, ये अभी का डाटा है, करेंट डेटा है, ये सही है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से जब लद्दाख अलग हो गया उसका डेटा है, तो आपको याद रखना है कि अफगानिस्तान के साथ केवल लद्दाख बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए चीन लिखा हुआ है, तो चीन के साथ कितना भारतीय राज्य बॉर्डर शेयर करता है, तो आपको याद क्या रखना है। देखिए एक चीज़ हम आपको बताते हैं, 5 राज्य जो है बॉर्डर शेयर करता है, 5 राज्य जो है बॉर्डर शेयर करता है किसके किसके साथ, तो पाकिस्तान के साथ, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिला के बता रहे हैं हम। ठीक है, तो 5 क्षेत्र जो है बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, याद रहेगा पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ, यहाँ जो बांग्लादेश लिखा है इसके साथ, और एक होता है नेपाल के साथ। तो आप आराम से याद रखेंगे कि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ कुल 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है मिलके। ठीक है, इसमें कुछ राज्य होगा, कुछ केंद्र शासित प्रदेश होगा, लेकिन आपको संख्या 5 ही याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक जैसा है तो याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब पूछेगा चीन के साथ कौन कौन सा भारतीय क्षेत्र जो है बॉर्डर शेयर करता है, तो हम लोग देखें 5 क्षेत्र बॉर्डर शेयर करता है। तो एक तो हिमाचल प्रदेश करता है, तो हिमाचल प्रदेश किसके साथ बॉर्डर शेयर करेगा, चाइना के साथ हिमाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है। उत्तराखंड चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, सिक्किम चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और लद्दाख जो है ये भी चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। समझ में आया, और बच्चा यहीं पे गलती करेगा अब एग्जाम में, क्योंकि जम्मू कश्मीर ऑप्शन में देगा। समझ में आया, इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि एग्जाम आपका नज़दीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, तो पूछेगा चीन के साथ कितने भारतीय राज्य या फिर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर बॉर्डर शेयर करते हैं, तो चीन के साथ 5 क्षेत्र बॉर्डर शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। इन चारों में दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत हो सकता है लद्दाख में, तो याद रखना है लद्दाख बॉर्डर शेयर करेगा, जम्मू कश्मीर अब बॉर्डर शेयर नहीं करता है। समझ में आया, क्योंकि अलग हो चुका है ना। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख 5 क्षेत्र है जो चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, याद रखिएगा। ठीक है, और नेपाल के साथ पूछेगा तो नेपाल वाला भी आप याद रखिएगा, नेपाल के साथ भी 5 भारतीय राज्य बॉर्डर शेयर करता है। नेपाल के साथ भी 5 भारतीय राज्य बॉर्डर शेयर करता है, सबसे अधिक करता है बिहार,
बिहार जो है सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ। ठीक है, तो एक तो याद रखिएगा बिहार, उसके अलावा उत्तराखंड, यूपी यानी यूके, यूपी, ठीक है, बिहार, सिक्किम और उत्तर प्रदेश। ये 5 राज्य जो है किसके साथ, अच्छा उत्तर प्रदेश लिख दिए हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये 5 राज्य जो है याद रखना है किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो याद रखना है नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन सा, तो एक तो वेस्ट बंगाल हो गया, दूसरा उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया और सिक्किम हो गया। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि सर क्रिक विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। याद, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में सर क्रिक विवाद है। ठीक है, और आपको ये भी चीज़ याद रखना है कि भारत का जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों के साथ लगता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा भारत का जो स्थलीय सीमा है वो 7 देश के साथ लगता है। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के साथ और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। यानी भारत का जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों से लगता है, आप याद रखिएगा। और भारत क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से आप जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत जो है अगर एशिया में पूछेगा तो एशिया और दक्षिण एशिया, पहले पूछेगा भारत जो है कहाँ पे स्थित है, एशिया के किस भाग में स्थित है, तो याद रखिएगा भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से, ऑप्शन में दे देगा चीन। और बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि चीन तो इंडिया से बड़ा है जनसंख्या में, तो आंसर चीन होगा, लेकिन हो जाएगा गलत। तो इस चीज़ को भी आप लिख लीजिएगा एक बार, क्योंकि भारत जो है आपसे पूछेगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश। ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से कौन है, भारत। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा। सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड। इनमें से कौन सा क्षेत्र है जहां पे प्रवाल भित्ति नहीं पाई गई है। ठीक है, तो इनमें से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई गई है, आपको आंसर करना है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, देखिए मन्नार की खाड़ी जो है प्रवाल भित्ति से बना है, कच्छ की खाड़ी ये भी प्रवाल भित्ति के द्वारा, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप जो है ये भी प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, कैम्बे की खाड़ी। ठीक है, तो याद रखिएगा गल्फ ऑफ कैम्बे, कैम्बे की खाड़ी जो है ये प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बनेगा, आपको याद रखना है प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित है मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, याद रहेगा। तो लक्षद्वीप, मिनिकॉय, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित है, कोरल रीफ्स के द्वारा बना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, आप याद रखिएगा। अगला सवाल, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर, आपको बताना है। ठीक है, कि आपसे पूछ रहा है द्वीप पर निर्मित भारत का जो सबसे बड़ा नगर है वो कौन सा है, द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि पणजी भी द्वीप पर स्थित है, रामेश्वरम भी द्वीप पर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर भी द्वीप पर स्थित है, मुंबई भी द्वीप पर स्थित है। तो क्वेश्चन का आंसर तो बहुत आसान है, द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो मुंबई होगा, है ना। तो याद रखना है द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मुंबई है, आप याद रखिएगा। ठीक है, आसान है तो याद रखना चाहिए आपको ये सवाल। चलिए, तो क्लास को एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैच, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। और आपको देख के ही पता चल रहा है कितना आसान सवाल पूछा गया है यहाँ पे, तो आप बता दीजिए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, अगरतला, बिल्कुल सही, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। मणिपुर की राजधानी कहाँ पे है, इम्फाल, मणिपुर की राजधानी कहाँ पे है, इम्फाल, तो याद रखना है मणिपुर की राजधानी इम्फाल। ठीक है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ईटानगर किसकी राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश की, तो याद रखिएगा ये सवाल बहुत आसान है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। ठीक है, अच्छा यहाँ से सवाल और बनता है, जैसे आपको जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, जैसे पूछेगा हिमाचल प्रदेश का ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, बता दीजिए अगर आपको याद है तो। हिमाचल प्रदेश का ग्रीष्मकालीन राजधानी भी पूछता है और विंटर कैपिटल भी पूछता है। ठीक है, समर कैपिटल और विंटर कैपिटल, तो बता दीजिए ग्रीष्मकालीन राजधानी।
ठीक है, हिमाचल प्रदेश का ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सा है। और एक आपसे पूछेगा विंटर कैपिटल, विंटर में कौन सा होता है, शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं विंटर में कौन सा कैपिटल होता है। ठीक है, तो आप आंसर कीजिए पहले। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, याद रखना है कि अगर आपसे पूछता है हिमाचल प्रदेश का ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो शिमला। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पे है, शिमला में है। तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन कैपिटल है शिमला। और अगर पूछेगा विंटर कैपिटल, तो धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश का विंटर कैपिटल कहाँ पे है, धर्मशाला में है हिमाचल प्रदेश का विंटर कैपिटल, याद रखिएगा। तो हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला। ठीक है, उत्तराखंड का भी ऐसे ही सवाल पूछता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे, पहले जो इंपॉर्टेंट थोड़ा हमको लग रहा है वो हम आपको बताते हैं, जहाँ पे एग्जाम में आपको फंसा सकता है। ठीक है, उत्तराखंड का भी 2 राजधानी है, एक तो पूछता है गर्मी के समय में, एक तो पूछता है ठंडा के समय में। तो उत्तराखंड का आपको बताना है कि ग्रीष्मकालीन कैपिटल कौन सा है और विंटरकालीन कैपिटल कौन सा है। ठीक है, आ रहा है समझ में, तो आंसर कीजिएगा। ग्रीष्मकाल और सर्दी में। तो याद रखना है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी का नाम क्या है। अगर पूछता है तो याद रखिएगा, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। क्या है, गैरसैंण। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। ठीक है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। तो गौ से ग्रीष्मकालीन, गौ से गैरसैंण। तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। और उत्तराखंड का सर्दी में राजधानी कौन सा होगा, तो देहरादून। समझ में आया। तो उत्तराखंड का सर्दी का राजधानी विंटरकालीन कैपिटल कौन सा है, तो देहरादून। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी हो गया गैरसैंण और सर्दी में राजधानी हो जाता है देहरादून। ठीक है, अब आपसे एक सवाल और पूछता है आंध्र प्रदेश के बारे में, जहां बच्चा गलती बहुत करता है। तो आपसे पूछेगा आंध्र प्रदेश का कितना राजधानी है, तो आंध्र प्रदेश का 3 राजधानी आप जानते हैं। तो आपसे पूछेगा आंध्र प्रदेश का 3 राजधानी है। ठीक है, तो विधायी राजधानी कहाँ है, विधायी राजधानी कहाँ है, विधायी राजधानी पूछेगा। यहाँ पे हम लोग राजधानी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ लिख दे रहे हैं हम, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछेगा अगर आपसे, तो आंध्र प्रदेश का तीन राजधानी है। एक तो विधायी राजधानी होगा, दूसरा आपको याद रखना न्यायिक राजधानी होगा, न्यायिक राजधानी होगा, और तीसरा आपसे पूछ सकता है कार्यकारी राजधानी। ठीक है, कार्यकारी राजधानी। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर आपसे पूछता है विधायी राजधानी, तो विधायी राजधानी कहाँ पे है, तो याद रखना है कि आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी है अमरावती। ठीक है, अमरावती। आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी है अमरावती, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछता है आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी, तो न्यायिक राजधानी है कुर्नूल। आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है, कुर्नूल। तो लिख लीजिएगा आप अच्छे से, आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी है कुर्नूल। और आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी पूछेगा, तो आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी है विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम। तो ये सब सवाल जो बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा कि आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी कुर्नूल, आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी अमरावती। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है, आप याद रखिएगा। बाकी तो जो राजधानी है सब आसान है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, ये सबको पता होता है। लेकिन जनरली जो जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है उसको आप याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, जम्मू कश्मीर की आपको बताना है, जम्मू कश्मीर का आपको बताना है कि JNK का ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सा है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सा है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी आपको बताना है, और इसका विंटरकालीन राजधानी बताना है। कमेंट कीजिएगा विंटर में राजधानी कौन सा होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि विंटर में राजधानी है जम्मू। जम्मू कश्मीर की सर्दी में जो राजधानी है, शीतकालीन राजधानी है, वो है जम्मू। ठीक है, जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू। और जम्मू कश्मीर का ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर, आप याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर की सर्दियों में राजधानी होती है जम्मू, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि कौन सा यहाँ पे गलत है। तो आप देख के आंसर कर सकते थे कि गलत कौन सा है। तो हम देख सकते हैं कि मणिपुर का जो होता है इम्फाल होता है, और यहाँ पे आइजोल लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, विच इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। गुजरात की राजधानी कहाँ है। तो आप सभी को पता होगा गुजरात की राजधानी कहाँ है।
तो आप आंसर कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ पता होगा, गुजरात का जो सीमा है ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, याद रखना है। गुजरात जो है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो यहाँ लिखना चाहिए पाकिस्तान। गुजरात जो है पाक के साथ बॉर्डर शेयर करता है, याद रखना है, पाक के साथ बॉर्डर शेयर करता है गुजरात। ठीक है, तो आंसर करने का कोशिश करें कि यहाँ पे पूछ रहा है गुजरात की राजधानी कौन सी है। ठीक है, गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का, याद रखना ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर। ठीक है, तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना है गुजरात की राजधानी है गांधीनगर में। अब यहाँ से भी कुछ सवाल आपका एग्जाम में दे सकता है, तो इन सब सवालों को भी हम लोग थोड़ा सा अगर बोलिएगा तो देख लेते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, क्या क्या पूछता है यहाँ से, तो ध्यान दीजिएगा। आपको पता होगा गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है गरबा और रास। तो अगर पूछेगा गरबा कहाँ का नृत्य है, फेमस है लोक नृत्य, तो याद रखना है गरबा। डांडिया कहाँ का फेमस है? गुजरात में। गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है गरबा और डांडिया, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछेगा गुजरात जो है किस चीज़ के खेती के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, तो गुजरात में कपास का खेती बहुत ज़्यादा होता है, आप जानते हैं। तो कपास और मूंगफली की खेती के लिए गुजरात जो है फेमस है। तो आपको याद रखना है कपास और मूंगफली में नंबर 1 कौन है फिलहाल? तो कपास और मूंगफली में आपको याद रखना है गुजरात जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा कि कपास और मूंगफली का खेती में अग्रणी कौन सा है? गुजरात है। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हैं गुजरात में बहुत सारे स्थल हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। जैसे आप जानते हैं कि लोथल, लोथल कहाँ पे है? तो गुजरात में, याद रखिएगा। लोथल पूछेगा कहाँ पे है? गुजरात में। हड़प्पा का प्रमुख बंदरगाह था लोथल, है ना, तो लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। फिर आपसे पूछेगा कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? और कांडला आप जानते हैं कांडला एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह है ना। कांडला पोर्ट जो है एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह है, और कांडला पोर्ट कहाँ पे है? गुजरात में है। फिर आपसे पूछ सकता है पोरबंदर, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था, तो पोरबंदर भी गुजरात में है। इसके अलावा साबरमती आश्रम कहाँ पे है? तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो अगर पूछे साबरमती आश्रम कहाँ पे है, तो साबरमती आश्रम भी गुजरात के अहमदाबाद में है। तो याद रखना है साबरमती आश्रम गुजरात में है। ठीक है, इसके अलावा नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। गुजरात का हाईकोर्ट कहाँ पे है? अहमदाबाद में है गुजरात का हाईकोर्ट, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा कौन सी नदी है जिसे गुजरात की जीवनदायिनी नदी कहा जाता है? तो याद रखिएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है? गुजरात की जीवनदायिनी नदी कहा जाता है। समझ में आया? तो ये सवाल पूछता है, याद रखिएगा। और आपको पता होगा भुज कहाँ पे है? तो भुज में 2001 में ऐसा पूछता है कि भुज में जो है बहुत खतरनाक भूकंप कब आया था, और भुज कहाँ पे है? तो याद रखना है भुज जो है गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है भुज, और यहाँ पे जो है 26 जनवरी के दिन बहुत खतरनाक भूकंप आया था। तो ये सवाल बहुत पूछता है, क्योंकि ये आप जानते हैं 26 जनवरी हम लोगों के लिए काफ़ी स्पेशल रहता है। और 26 जनवरी 2001 को, याद रखना है 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भारत का सबसे भयंकर भूकंप आया था। क्या आया था? भूकंप। तो ये डेट के साथ पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको याद रखना है भूकंप आया था। कब भूकंप आया था भुज में? तो 26 जनवरी 2001 को आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। और आप जानते हैं केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में है, याद रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल में से एक जो था बंदरगाह लोथल, वो भी कहाँ है? गुजरात में है, याद रखना है। और गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गुजरात की सबसे लंबी नदी है मादर नदी। और गुजरात में कांडला पोर्ट भी है, कांडला बंदरगाह भी है, याद रखना है। और गुजरात जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे सूती वस्त्र उद्योग हैं गुजरात में, आपको याद रखना है। ठीक है, तो गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर जो है गुजरात की राजधानी है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन बहुत आसान है, तो इसलिए इससे रिलेटेड सवाल आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी है। ठीक है, अगला सवाल, विदर्भ इज अ रीजनल नेम इन इंडिया बट इट, विदर्भ जो है एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह कहाँ है? यानी पूछ रहा है आपसे विदर्भ जो है कहाँ पे है। ठीक है, तो आप लोग सुने होंगे क्रिकेट वगैरह भी होता है इधर, है ना। तो विदर्भ जो है किसका भाग है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो आंसर करने का कष्ट करें, अगर याद है तो। याद रखना है विदर्भ जो है महाराष्ट्र किसका भाग है? तो विदर्भ जो है महाराष्ट्र का भाग है, आपको याद रखना है। और आप जानते हैं कि महाराष्ट्र का मुख्य भाषा क्या है? तो महाराष्ट्र का मुख्य भाषा है मराठी। अगर पूछता है महाराष्ट्र की मुख्य भाषा क्या है? मराठी। महाराष्ट्र का मुख्य त्यौहार क्या है? तो शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी जो है महाराष्ट्र का प्रमुख उत्सव है, आप जानते हैं। और बाल गंगाधर तिलक जी को शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी फिर से शुरू करने का श्रेय जाता है। तो याद रखना है कि विदर्भ जो है महाराष्ट्र का अंग है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, जैसे अजंता की गुफा, अलोरा की गुफा, एलिफेंटा गुफा, ठीक है। और है आपका बहुत सारा नेशनल पार्क भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ना।
तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ट्राम्बे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स है, तारापुर आपका एटॉमिक पावर प्लांट है यहाँ पे। इसके अलावा करेंसी प्रिंटिंग प्रेस जो होता है ये भी नागपुर में है, तो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस भी नागपुर में है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। और आप जानते हैं कि मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है, ठीक है, मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। उसके अलावा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, ठीक है। तो विदर्भ कहाँ पे है, महाराष्ट्र का हिस्सा है विदर्भ, याद रखेंगे। चलिए तो अगला सवाल देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा तो याद रख लीजिएगा। अगला सवाल, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नॉन एज सिलिकॉन स्टेट। आपसे पूछ रहा है भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो आंसर कर दें, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सिलिकॉन स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है, तो क्या होगा आंसर, बिल्कुल सही आंसर है आपका। आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है कर्नाटका को, है ना। सिलिकॉन स्टेट पूछेगा तो सिलिकॉन स्टेट याद रखना है, कर्नाटक को कहा जाता है। अब देखिए कर्नाटक से भी बहुत सारा सवाल आपका एग्जाम में पूछ देता है ना। तो बताइएगा, अगर आपसे पूछता है सिलिकॉन स्टेट किसे कहा जाता है, तो याद रखना है कि कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम लोग देखते हैं, इन सब राज्य के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो आपसे कर्नाटक से सवाल पूछ सकता है, तो आपको बताना है कावेरी जल विवाद, कावेरी जल विवाद जो है किन 2 राज्यों के बीच में कावेरी जल विवाद है, ठीक है। कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है, वैसे 3 राज्य भी देता है ऑप्शन में, तो आप याद रखिएगा कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के बीच में है। समझ में आया। अगर पूछता है कावेरी जल विवाद किन के बीच में है, तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य के बीच में है, याद रखना है, ठीक है। और कर्नाटक से सवाल क्या क्या बनता है, आप जानते हैं कर्नाटक का मुख्य भाषा क्या है, तो कन्नड़। अगर आपसे पूछेगा मुख्य भाषा क्या है कर्नाटक का, तो कर्नाटक का मुख्य भाषा है कन्नड़, कर्नाटक की मुख्य भाषा है कन्नड़। फिर आपसे पूछेगा कॉफ़ी उत्पादन में नंबर 1 कौन है, तो भारत में कॉफ़ी का जो उत्पादन होता है सबसे अधिक होता है साउथ इंडिया में। तो कभी कभी ये भी पूछ देगा, ऑप्शन दे देगा, 3 गो साउथ इंडिया का राज्य का नाम दे देगा और 1 दे देगा नॉर्थ इंडिया का। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि कॉफ़ी या कहवा का उत्पादन जो होता है साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब पूछेगा अगर कॉफ़ी में नंबर 1 कौन है, तो फिर आप डायरेक्टली याद रखिएगा कॉफ़ी में नंबर 1 है कर्नाटक। आया समझ में। तो याद रखना है कर्नाटक का मुख्य भाषा है कन्नड़, और कर्नाटक में सबसे अधिक किसका उत्पादन होता है, तो कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको पूछता है एक चीज़ बहुत ज़्यादा कि शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे है, तो कावेरी नदी के ऊपर है कर्नाटक में। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे है, कर्नाटक में है। किस नदी पर, कावेरी नदी पर, ठीक है। तो याद रखना है कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। अब इसका खासियत क्या है शिव समुद्रम जलप्रपात का, तो आपको पता होगा कि 1902 ईस्वी में शिव समुद्रम जलप्रपात पर एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे घुमा फिरा के बहुत बार पूछता है कि एशिया का सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र जो है किस नदी पर स्थित किया गया था, कावेरी नदी। फिर पूछेगा किस जलप्रपात पर, तो शिव समुद्रम जलप्रपात पर। कौन से देश में, भारत में। समझ में आया। तो याद रखना है 1902 ईस्वी में शिव समुद्रम जलप्रपात के ऊपर एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में है, कावेरी नदी के ऊपर, ठीक है। और भी यहाँ से बहुत सारा पर्यटन स्थल भी कर्नाटक में है, आप जानते हैं, जैसे श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम कहाँ पे है, तो कर्नाटक में ही है। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पे है, अगर पूछ देगा नागरहोल नेशनल पार्क, तो याद रखेंगे कि नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में है, श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक में है। श्रवणबेलगोला आप जानते हैं, गोमतेश्वर का जो मूर्ति है श्रवणबेलगोला में, है ना। तो ये सब सवाल याद रखना होगा आपको। श्रवणबेलगोला या गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पे है, तो कर्नाटक में, ठीक है, याद रहेगा। श्रवणबेलगोला या गोमतेश्वर की मूर्ति, श्रवणबेलगोला या गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पे है, ठीक है, कर्नाटक में है, याद रखिएगा। कर्नाटक में नागरहोल नेशनल पार्क है। और होयसल स्थापत्य भी कर्नाटक में है, याद रखना है। हम्पी आप जानते हैं कि कर्नाटक में ही फेमस था, हम्पी, बादामी, पटकल, ठीक है,
ये सब आपको याद रखना है। और हम्पी को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया जा चुका है, हम्पी और पडक्कल को याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन में हम लोग देखते हैं क्या लिखा है, केरल। तो केरल को भी थोड़ा सा पढ़ते हैं, यहाँ से भी सवाल पूछ सकता है। तो केरल से सवाल क्या पूछेगा कि केरल की मुख्य भाषा क्या है, तो बता दीजिए। तो केरल की मुख्य भाषा क्या है, मलयालम पूछेगा। केरल की राजकीय भाषा क्या है, तो मलयालम। आ रहा है समझ में। तो केरल की मुख्य भाषा है मलयालम। तो मलयालम क्या है, केरल की मुख्य भाषा है। और आपको याद रखना है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 1 नवंबर 1956 को कोचीन और मालाबार क्षेत्र को मिलाकर केरल राज्य का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा, केरल राज्य का गठन कब किया गया था, तो कोचीन और मालाबार के क्षेत्र को मिलाकर केरल का निर्माण किया गया था, केरल का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। और केरल की राजकीय भाषा क्या है, तो ये भी याद रखिएगा, मलयालम। राजकीय भाषा क्या है केरल की, मलयालम, ठीक है। और केरल से सवाल बनता है कि केरल के अंतर्गत केरल का उच्च न्यायालय कहाँ पे है, एर्नाकुलम में है। केरल का हाईकोर्ट कहाँ पे, एर्नाकुलम में है। और एर्नाकुलम के अंतर्गत लक्षद्वीप भी आता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, पूछेगा एर्नाकुलम हाईकोर्ट के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, या फिर ऐसे पूछता है कि लक्षद्वीप का हाईकोर्ट कहाँ स्थित है, ठीक है। लक्षद्वीप के लिए हाईकोर्ट कहाँ स्थित है, तो याद रखना है एर्नाकुलम में। समझ में आया। तो एर्नाकुलम हाईकोर्ट जो है लक्षद्वीप को भी संभालता है और साथ ही साथ केरल को भी संभालता है। तो केरल का उच्च न्यायालय कहाँ पे है, एर्नाकुलम है। और एर्नाकुलम में ही लक्षद्वीप का भी मतलब जो भी न्यायिक काम होता है ये होता है, याद रखना है। इसके अलावा देश का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है, तो केरल जो है देश का पहला डिजिटल राज्य है। समझ में आया, पूछेगा देश का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है, तो केरल देश का पहला डिजिटल राज्य है। और भी सवाल बनेगा यहाँ से, जैसे आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे कौन कौन सा हवाई अड्डा है, तो केरल में तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा है, कोच्चि हवाई अड्डा है, कोझिकोड हवाई अड्डा है। ये लिख लीजिएगा, कोझिकोड। पूछ देता है कोझिकोड कहाँ पे है, तो कोझिकोड हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो याद रखना है केरल में है कोझिकोड हवाई अड्डा, ठीक है। तो कोझिकोड हवाई अड्डा कहाँ पे है, केरल में है कोझिकोड हवाई अड्डा, याद रखना है। इसके अलावा केरल जो है रबड़ के उत्पादन में नंबर 1 है। तो अगर आपसे पूछेगा रबड़ के उत्पादन में नंबर 1 कौन, तो केरल। रबड़ में नंबर 1 याद रखना है केरल। और कॉफ़ी में नंबर 1 पूछेगा, कहवा में नंबर 1 पूछेगा, तो याद रखना है कर्नाटक। और आपको ये भी चीज़ याद रखना है कि कहवा का उत्पादन साउथ इंडिया में होता है, रबड़ का उत्पादन भी साउथ इंडिया में होता है। तो अगर ऑप्शन में देता है इनमें से कौन सा राज्य जहाँ पर रबड़ का उत्पादन नहीं होता है, तो आप देखिएगा साउथ इंडिया का जितना राज्य है वहाँ पे रबड़ का उत्पादन होगा। ये चीज़ याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में एलिमिनेट करने में आसानी से आप एलिमिनेट कर पाएंगे। क्योंकि कुछ सवाल ऐसा होता है जिसको याद रखने से नहीं बनता है, वहाँ पर एलिमिनेट करने का आपको गुण आना चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट के आधार पे। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, केरल में होता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि केरल में ओणम त्यौहार जो है काफ़ी ज़्यादा मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ओणम केरल का पारंपरिक त्यौहार है और जो फसल कटाई के मौसम में मनाया जाता है। इसके अलावा केरल में आप जानते हैं कि नौका दौड़ जो है, नाव दौड़ बहुत ज़्यादा फेमस है, याद रखिएगा। और नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है, एग्जाम में पूछता है नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है, किस खेल से नेहरू ट्रॉफी का संबंध है। तो आपको याद क्या रखना है कि नौका दौड़, ठीक है, नौका दौड़ एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो आपको याद रखना है नौका दौड़ के लिए नेहरू ट्रॉफी मिलता है, याद रखना है, ठीक है। और ये केरल में जो है नौका दौड़ होता है, कहाँ पे होता है, केरल में होता है। नौका दौड़ कब होता है, तो एक त्यौहार है ओणम त्यौहार पर, ठीक है, ओणम के अवसर पर, याद रखिएगा ओणम त्यौहार के अवसर पर केरल में नौका दौड़ होता है और इसी में जीतने पर नेहरू ट्रॉफी दिया जाता है, ठीक है। और सबरीमाला मंदिर भी आप जानते हैं केरल में है। तो ये सब सवाल आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछता है। इसके अलावा केरल में पद्मनाभ स्वामी जी का मंदिर है, पूछेगा पद्मनाभ स्वामी जी का टेम्पल कहाँ पे है, तो केरल में पद्मनाभ स्वामी जी का टेम्पल है। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पे है, केरल में है। इदुक्की केरल में है, याद है ना। तो ये सब चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। और अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है, याद रखिएगा अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था किस राज्य को सिलिकन स्टेट कहा जाता है, तो कर्नाटक को याद रखना है सिलिकन स्टेट कहा जाता है, याद रहेगा, ठीक है। पूछता है सवाल तो इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा बताइएगा गोवा कब आज़ाद हुआ था, याद है तो आंसर कर देंगे, गोवा कब आज़ाद हुआ था, क्योंकि ये भी सवाल जो है बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो आपको याद रखना है गोवा जो है 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद हुआ था, ठीक है। पूछेगा गोवा कब आज़ाद हुआ, तो याद रखिएगा गोवा 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद हुआ था। गोवा किससे आज़ाद हुआ था, तो गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था 19 दिसंबर 1961 को। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए,
तो क्लास को एक बार फटाफट शेयर कर दीजिएगा और लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगला सवाल, पाट अंचल कहाँ अवस्थित है? आपको बताना है पाट रीजन इज लोकेटेड एट। पाट रीजन कहाँ स्थित है? तो आप सभी को याद रखना है पाट रीजन कहाँ स्थित है, तो झारखंड में है पाट रीजन। आपका सही आंसर क्या होगा? याद रखना है झारखंड। झारखंड में पाट रीजन स्थित है। और आप जानते हैं कि झारखंड का गठन कब हुआ था? अगर पूछ दे तो याद रखना है 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। ठीक है, झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। और पाट अंचल जो है झारखंड में अवस्थित है, आप याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। और यहाँ से क्या क्या पूछ सकता है? तो आपसे पूछ सकता है यहाँ पे, जैसे झारखंड के पहले पूछ सकता है पहले विपक्ष के नेता कौन थे? स्टीफन मरांडी। लेकिन ये थोड़ा सा मतलब जो आपका झारखंड राज्य से जो रिलेटेड सवाल होगा वहाँ पूछता है, ऐसे जनरली नहीं पूछेगा। झारखंड का जो लोक नृत्य है ये सबसे बहुत सवाल पूछता है कि छऊ कहाँ का लोक नृत्य है। समझ में आ रहा है? तो याद रखना छऊ जो है झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। ठीक है, और झारखंड का जो गठन है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था, याद रखिएगा। और आपको याद रखना है कि झारखंड का जो राजकीय भाषा है हिंदी है। ठीक है, बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है 28वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। और आपको याद रखना है कि झारखंड जो है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और दामोदर घाटी परियोजना कहाँ पे है? तो आप जानते हैं कि दामोदर घाटी परियोजना जो है ये आपका दामोदर नदी के ऊपर है। और उससे लाभ कौन कौन उठाता है? तो एक तो झारखंड और दूसरा वेस्ट बंगाल, याद रखना है। ठीक है, और यहाँ से सवाल बहुत बनता है। जैसे आप जानते हैं कि इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी कहाँ पे है? मुरी में है। ठीक है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ पे है? जादूगोड़ा में है। जादूगोड़ा आप जानते हैं यूरेनियम के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड कहाँ पे है? लोहरदग्गा में है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। और भारत की घाटशिला में भारत का पहला तांबा प्रगलन संयंत्र स्थापित किया गया था। तो अगर पूछेगा भारत का पहला तांबा प्रगलन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो झारखंड में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, द सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया इज। भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो अभी तुरंत पढ़े थे हम लोग ना, कार्डमम आंसर होगा। तो याद रखना है कार्डमम भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, यानी बोल सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है कार्डमम, जो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो कार्डमम भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ का देखिए 3 ऑप्शन, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम, ये जो है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इस चीज़ को आप एक जगह लिख लीजिएगा, केरल प्लस तमिलनाडु की सीमा पर। ठीक है, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ी। ठीक है, और कार्डमम पहाड़ी जो है भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, याद रखिएगा। चलिए, और नल्ला मलाई पूछेगा तो नल्ला मलाई कहाँ पे है? तो नल्ला मलाई याद रखना है ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है नल्ला मलाई। कुछ भाग आंध्र प्रदेश में, कुछ भाग तेलंगाना में है। ठीक है, इसका नल्ला मलाई का। तो आपका सही आंसर क्या होगा? भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है कार्डमम, याद रखिएगा। तो क्लास को प्लीज एक बार शेयर कर दीजिएगा आप लोग। अगला सवाल, सेवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो ये भी आपको बता चुके हैं कि सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है। आंसर करेंगे, सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। ठीक है, तो आप सब पढ़ चुके हैं कि तमिलनाडु में है सेवराय पहाड़ी। तो सेवराय हिल्स कहाँ पे है? तमिलनाडु में है सेवराय हिल्स। इसके अलावा तमिलनाडु में है आपका जवादी पर्वत। तमिलनाडु में है जवादी पर्वत, सेवराय पर्वत, जवादी पर्वत और क्या है? पालनी पर्वत। ठीक है, तो पालनी पर्वत, जवादी पर्वत और सेवराय पहाड़ी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, याद रखना। और नीलगिरी पहाड़ी का भी अधिकांश हिस्सा अगर राज्य में पूछेगा तो तमिलनाडु आंसर करना है। समझ में आया? तो पालनी पर्वत तमिलनाडु, जवादी पर्वत तमिलनाडु, सेवराय हिल्स तमिलनाडु। तो आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? आंसर करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन महाराष्ट्र। इनमें से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो आंसर करें, इनमें से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो याद रखना है मांडव पहाड़ी। मांडव पहाड़ी जो है महाराष्ट्र में स्थित नहीं है।
बाकी बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़ी जो है ये महाराष्ट्र में आपका स्थित है, लेकिन मांडव हिल्स जो है ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। तो महाराष्ट्र में स्थित पर्वत श्रेणी कौन कौन सी है? बालाघाट पर्वत श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़ी। अगला सवाल, महादेव हिल्स आर पार्ट। तो महादेव हिल्स किसका भाग है? महादेव पहाड़ी किसका भाग है? महादेव पहाड़ी किसका भाग है? आंसर करेंगे महादेव पहाड़ी किसका भाग है? तो आप जानते हैं सतपुरा पहाड़ी का भाग है ना? तो याद रखना है सतपुरा पहाड़ी का भाग है महादेव हिल्स, महादेव पहाड़ी। आपको याद रखना है कि सतपुरा पहाड़ी भारत के मध्य भाग में स्थित है, जिसका विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ एवं छोटा नागपुर तक फैला है। पश्चिमी घाट से पूर्व राजपीपला की पहाड़ी महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में फैली हुई है। यानी आंसर क्या होगा? सतपुरा। तो महादेव पहाड़ी किसका भाग है? सतपुरा का भाग है महादेव पहाड़ी, सतपुरा का भाग है मैकॉल पहाड़ी। तो अगर पूछेगा मैकॉल श्रेणी किसका भाग है, तो मैकॉल श्रेणी भी सतपुरा का भाग है और महादेव पहाड़ी भी सतपुरा का भाग है, आप याद रखिएगा। ठीक है, और आपको याद रखना है मैकॉल श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक। मैकॉल श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक, याद रखना है। और सतपुरा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़ी, याद रहेगा। सतपुरा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ी और मैकॉल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। और अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा और ताप्ती। तो याद रखना है अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और ताप्ती नदी निकलती है। नर्मदा ताप्ती निकलती है। आपसे पूछेगा नर्मदा और ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और नर्मदा और ताप्ती क्या है? भ्रंश घाटी, ठीक है, भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, याद रखना है। डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। तो नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदी हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है और एस्चुरी का निर्माण किसका निर्माण करती है? तो एस्चुरी का निर्माण करती है, याद रखना है नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करता है, भ्रंश घाटी से होकर बहता है और अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या होगा? महादेव पहाड़ी किसका भाग है? तो महादेव पहाड़ी सतपुरा पर्वत का भाग है, याद रखिएगा। तो क्लास को प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए और जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को आप लोग लाइक कर दें ताकि थोड़ा हमें भी सपोर्ट मिल जाए। अगला सवाल, धूपगढ़ पीक इज लोकेटेड। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? तो पढ़े अभी हम लोग कि सतपुरा रेंज का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? सतपुरा का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? धूपगढ़। सतपुरा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी। तो याद रखना है सतपुरा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। ठीक है, आंसर हो गया। अगर मैकॉल रेंज का पूछता तो मैकॉल रेंज का कौन सा है? अमरकंटक। अगर पूछता मैकॉल रेंज का सर्वोच्च चोटी तो आंसर क्या करते? अमरकंटक। समझ में आया? मैकॉल रेंज का सर्वोच्च चोटी अमरकंटक। और अगर पूछेगा सतपुरा रेंज का सर्वोच्च चोटी तो सतपुरा का सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, मैकॉल रेंज का सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक, याद रखना है। और विंध्य रेंज आप जानते हैं कि विंध्य रेंज जो है, याद रखना है, विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी है जो विंध्याचल पर्वत को सतपुरा पर्वत से अलग करती है। बता ही चुके हैं कि ये विंध्याचल पर्वत है और इधर मान लीजिए सतपुरा पर्वत है। इन दोनों को अलग करता है कौन? नर्मदा नदी घाटी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। नर्मदा नदी घाटी विंध्याचल पर्वत को सतपुरा पर्वत से अलग करती है। ठीक है, तो धूपगढ़ कहाँ स्थित है? तो याद रखना है धूपगढ़ स्थित है सतपुरा रेंज में। अगला सवाल, कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो आंसर करेंगे कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी से यह आंसर होगा पालनी। और ये पालनी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, पालनी पहाड़ी, है ना। तो याद रखना है कोडाई कनाल, ऐसे भी पता होगा कोडाई कनाल तमिलनाडु में है। ठीक है, तो याद रखना है कोडाई कनाल तमिलनाडु के पालनी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, तो कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो कोडाई कनाल पालनी पहाड़ी पर स्थित है और कोडाई कनाल तमिलनाडु में है। तो याद रहेगा कोडाई कनाल तमिलनाडु में है, पालनी पहाड़ी पर स्थित है। देखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम। इसके अलावा तमिलनाडु में कौन सा स्थित है? तो तमिलनाडु में पालनी पहाड़ी स्थित है और इसी पालनी पहाड़ी पर कोडाई कनाल जो पर्यटक स्थल है वो स्थित है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा।
और पूछेगा ऊटी या उडग मंडलम कहाँ स्थित है, तो ऊटी या उडग मंडलम नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, तमिलनाडु में है ऊटी या उडग मंडलम। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है। तो आपको बताना है राजस्थान का कौन सा ऐसा, राजस्थान में विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है कौन सा पर्वत श्रृंखला। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ विंध्य माउंटेन रेंज इन राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए मुकंदरा पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी डोरा पर्वत, ऑप्शन नंबर सी अलवर पर्वत, ऑप्शन नंबर डी गिरवा पर्वत। तो आंसर करेंगे तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मुकंदरा पहाड़ी। ठीक है, तो याद रखना राजस्थान में विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार जो है वो मुकंदरा पहाड़ी के थ्रू होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि विंध्याचल पर्वत का विस्तार जो है गुजरात से लेके मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ठीक है, और राजस्थान में फैला हुआ है विंध्याचल पर्वत। तो राजस्थान में विंध्याचल पर्वत का मुकुंदरा पहाड़ी है, याद रखना है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आप याद रखिएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज नॉट लोकेटेड इन द ईस्टर्न घाट। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा पर्वतीय चोटी जो है पूर्वी घाट में स्थित नहीं है। तो अच्छा सवाल है, पूर्वी घाट में कौन सा चोटी स्थित नहीं है। तो आप जानते हैं कि भारत का पूर्वी घाट एक औसतत श्रृंखला के रूप में उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। पूर्वी घाट कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। पूर्वी घाट उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला है, याद रखना है, उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला है पूर्वी घाट। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है पूर्वी घाट से कुछ प्रमुख बड़ी बड़ी नदियां मतलब यहां से बोल सकते हैं बहती है, जैसे गोदावरी। तमिलनाडु जब आप देखें तो आपको समझ में आ गया कि साउथ इंडिया में कौन कौन सा नदी है, तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, महानदी, महानदी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि बड़ी नदियों द्वारा विच्छेदित होकर एक अत्यधिक अपर्दन के कारण पूर्वी घाट का जो औसत ऊंचाई है वो पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम है। तो ये भी सवाल पूछता है, तो आप याद रखिएगा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी ये सब पूर्वी घाट के आसपास बहती है। और पूछेगा पूर्वी घाट जो है पश्चिमी घाट से कम ऊंचा है, ये चीज़ पूछता है एग्जाम में कि पूर्वी घाट ज़्यादा ऊंचा है कि पश्चिमी घाट। तो याद रखना है पूर्वी घाट जो है 1100 मीटर ऊंची है और ये पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंची है। 1100 मीटर ऊंची है पूर्वी घाट। ठीक है, तो पूर्वी घाट की ऊंचाई 1100 मीटर के आसपास है, आपको याद रखना है। पूर्वी घाट के मध्य दो समानांतर पहाड़ियां पाई जाती है, जिनमें से पूर्वी पहाड़ी को वैलीकोंडा श्रेणी और पश्चिमी पहाड़ी को पालाकोंडा श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है पूर्वी घाट में स्थित नहीं है, तो आंसर करेंगे। देखिए गैलीकोंडा जो है पूर्वी घाट में स्थित है, सिकरामगट्टा पूर्वी घाट में स्थित है, इसके अलावा मादुगुल्ला कोंडा ये भी पूर्वी घाट में स्थित है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वैलीकोंडा, पालकोंडा, मादुगुल्ला कोंडा, सिंकरामगट्टा, गलीकोंडा ये सब जो है पूर्वी घाट में स्थित है, लेकिन सलेहर जो है ये पूर्वी घाट में स्थित नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। पूछा है कौन सा पर्वत जो है पर्वत चोटी जो है पूर्वी घाट में स्थित नहीं है, तो सलेहर पर्वत जो है पूर्वी घाट में स्थित नहीं है। बाकी कौन कौन सा है, तो आपको याद रखना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जितना भी पर्वत श्रृंखला होगा वो सारा आपका पूर्वी घाट में आएगा। सारा नहीं, मतलब कुछ कुछ, जैसे कि नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है तो वो आएगा। फिर वैलीकोंडा पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, नगाड़ी पहाड़ी, ठीक है, इसके अलावा जवादी पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी, ये सब जो होगा पूर्वी घाट की कुछ पहाड़ी हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो गलीकोंडा, सिंकरामगट्टा और मादुगुल्ला कोंडा जो है पूर्वी घाट में स्थित है, जबकि ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये पूर्वी घाट में स्थित नहीं है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। तो आज इतना ही सवाल था, उम्मीद करेंगे आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ जाते जाते क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगे कि हाँ आप लोग क्लास को सपोर्ट कर रहे हैं। और कोई भी डाउट होता है, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फिर हम लोग उससे रिलेटेड सवाल पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ पे क्या होगा, जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर करें और खुद भी मोटिवेट रहें और दूसरों को भी मोटिवेट रखें। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद,
जय भारत, जय BSA, धन्यवाद।